जय हिंद। मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक पढ़ा रहा था। उसमें जो है कि मैंने एक कार्बन यौगिक आपको मैंने पढ़ाया था, एथिल एल्कोहल। इस वीडियो में दूसरा कार्बन यौगिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपका एसिटिक अम्ल, यानी जिसे एक सिंपल लैंग्वेज में गांव देहात में सिरका भी कहा जाता है, क्योंकि सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है, तो पूरा एसिटिक अम्ल को हम लोग डिटेल्स के साथ चर्चा करेंगे और इस वीडियो में पूरा एसिटिक अम्ल कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट एक आएगा, जिसके बाद ये कार्बन और उसके यौगिक पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा साबुन के बारे में, कि साबुन का निर्माण कैसे होता है, साबुन से कपड़ा कैसे साफ हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरा डिटेल्स कंप्लीट करने वाले हैं। सिर्फ 2 वीडियो में ये पूरा चैप्टर अब खत्म हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर में एसिटिक अम्ल क्या होता है। तो देखिए मैं बता दूं कि एसिटिक अम्ल को ना एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं एथेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल। यानी एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम है ना, वो है एथेनोइक अम्ल। तो याद रखिएगा पहला कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो एथेनोइक अम्ल। ठीक है, देखिए एसिटिक अम्ल के बारे में ना सबसे पहले 1700 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था स्टाहल। स्टाहल ने 1700 ईस्वी में इसको जो है कि पृथक्करण किया था, अलग किया था। लेकिन इसी क्रम में एक और वैज्ञानिक आते हैं, जो उनका नाम होता है कोल्बो। क्या होता है? कोल्बो। और कोल्बो ने 1845 ईस्वी में इस एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल को तत्वों से प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? तत्वों से प्राप्त किया। आई बात समझ में? यानी सबसे पहले स्टाहल ने 1700 ईस्वी में एसिटिक अम्ल को पृथक किया। ठीक है, यानी अलग किया। लेकिन 1845 ईस्वी में जो एक कोल्बो वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या काम किया कि इसको जो है तत्वों से प्राप्त किया। किससे? तत्वों से। याद रखिएगा। देखिए एसिटिक अम्ल जो है कि सिरके के अंदर उपस्थित होता है, इसलिए इस एसिटिक अम्ल को सिरके का अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है कि एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव होता है, यानी सिरके में पाया जाता है, इसलिए इसे सिरके का अम्ल भी कहते हैं। अब देखिए ये सिरके के अंदर होता है ना, इसलिए सिरका जो है कि स्वाद में खट्टा लगता है, तो इसके कारण सिरके का स्वाद खट्टा होता है। एसिटिक यानी एथेनोइक अम्ल के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। अब इसका जो है कि अणुसूत्र क्या है, तो CH3COOH। याद रखिएगा कि सिरका यानी एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? CH3COOH। ठीक है, बहुत बार बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जा चुका है कि सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो एथेनोइक अम्ल। इतना आपको याद रखना है। सिरके का अम्ल किसे कहा जाता है, तो एसिटिक अम्ल को। और समझ में बहुविकल्पीय प्रश्न में ऐसे आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए अब इसका अणुभार जो है ना वो 60 होता है। कितना होता है? 60 होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर 60 कैसे होता है, तो देखिए मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। देखिएगा यहाँ पे साइड में ध्यान से देखिए कि अणुभार आप कैसे ज्ञात करोगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि गिनेंगे कि आखिर में कौन सा तत्व कितना है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, तो 2 हैं, तो एक कार्बन का भार होता है 12, तो 2 कार्बन का हो गया भार 24, तो लिख दीजिए 24, फिर प्लस। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 इधर और 1 इधर, टोटल 4। एक हाइड्रोजन का जो भार होता है वो 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन है, टोटल क्या हो गया? 4 × 1 यानी टोटल 4 हो गया, प्लस
अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं तो 2 है। एक ऑक्सीजन का भार जो है कि 16 होता है, कितना होता है 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो ये हो गया 32, कितना हो गया 32। अब आप इसको ऐड करिए, देखिए 24 और 4 28 और 28 और 32 हो जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा 60। तो इसका अणुभार कितना हो गया 60 हो गया। अब देखिए इसका संरचना सूत्र कैसे बनाओगे, तो देखिए C और सिंगल बॉन्ड COOH जो ये है ना, इसको हमने क्या किया जोड़ा है C के साथ। तो देखिए C के H3 है ना, तो C के पास में 3 हाइड्रोजन होंगे, कितने होंगे 3 हाइड्रोजन होंगे। तो ये हो गया हमारा संरचना सूत्र। या आप इसी को और दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, जैसे देखिए इसका और एक संरचना सूत्र बना देता हूं, ऐसे भी बना सकता हूं C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे C है तो यहाँ पे कर दूंगा ऐसे C, ठीक है। अब देखिए ये O है तो ये ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ O, और सिंगल बॉन्ड यहाँ से OH एक साथ जोड़ दूंगा, ऐसे भी बन सकता है ना, ऐसे भी बनाया जा सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में चलिए, तो ये हमारा हो गया। अगर आप चाहें तो और भी बना सकते हैं, देखिएगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। एक और बना देता हूँ, ऐसे ही सेम C ऊपर H, साइड में यहाँ पे H और नीचे भी H, फिर सिंगल बॉन्ड C और ऊपर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O सेम, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O यहाँ पे लगा दिया, और फिर सिंगल बॉन्ड करके आगे H लगा दीजिए। आप चाहे तो 3 तरीके से इसका संरचना सूत्र आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल का थोड़ा सा डिटेल्स। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर में एसिटिक अम्ल का भौतिक गुण क्या है, उसके बाद रासायनिक गुण देखेंगे और उसके बाद इसका उपयोग देख लेंगे, तो पूरा ये एसिटिक अम्ल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसका भौतिक गुण क्या है। सबसे पहले भौतिक गुण यही है कि यह रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। और जो पीछे हमने पढ़ा था एथिल एल्कोहल ना, यानी शराब, शराब भी रंगहीन होता है, ठीक है। तो यह एसिटिक अम्ल रंगहीन होता है, और इसका जो गंध है ना वो तीक्ष्ण होता है, सिरके की तरह जो है कि तीक्ष्ण होता है। तो देखिए इसका गंध सिरके जैसा तीक्ष्ण होता है। सिरका अगर आप सूंघोगे ना तो अजीब टाइप का आएगा उसमें, इसका मतलब वो तीक्ष्ण गंध है। कैसा है, तीक्ष्ण गंध है। तीसरा यह है कि यह जल से भारी होता है। जो एसिटिक अम्ल होता है ना वो जल से भारी होता है। अब जल से भारी होता है तो अगर इसको जल के अंदर डालोगे ना तो जल के अंदर नीचे चला जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। चलिए इसका जो क्वथनांक होता है ना 118 डिग्री सेल्सियस होता है। एसिटिक अम्ल का जो क्वथनांक होता है वो 118 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर बात करो इसका जो गलनांक होता है ना लगभग 16.5 डिग्री, यानी क्वथनांक, गलनांक नहीं सॉरी हिमांक है ना, इसका जो हिमांक होता है लगभग जो है कि 16.5 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा कि क्वथनांक होता है 118 डिग्री सेल्सियस और लगभग हिमांक जो होता है ना वो 16.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए पांचवा, यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होता है ना। जो सिरका होता है यानी एसिटिक अम्ल होता है, यह जल में चाहे कोई भी कार्बनिक यौगिक हो उसके अंदर आसानी से विलय हो जाता है, मतलब कि घुल मिल जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल 5 भौतिक गुण, ठीक है। आप एक काम करिए, इस टॉपिक को पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर में एसिटिक अम्ल का रासायनिक गुण कौन कौन से है। और पहला गुण इसका है अम्लीय गुण, है ना। एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक गुण है वो पहला है अम्लीय गुण, यानी जब एसिटिक अम्ल को, है ना, जब एसिटिक अम्ल को जल में डाला जाता है तो जल में ये आयनित होकर H+ आयन देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जब एसिटिक अम्ल को जल में डाला जाता है तो ये जल के साथ आयनित होकर H+ आयन देते हैं, जिसके कारण, ठीक है, यह नीले लिटमस विलयन को लाल कर देते हैं। क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। तो ये इसका अम्लीय गुण है। तो देखिए यहाँ पे CH3 COOH ये एसिटिक अम्ल है यानी एथेनोइक अम्ल है, ठीक है। इस एथेनोइक अम्ल को देखोगे कि आप यहाँ पे देखोगे
कि यहाँ पे क्या हो गया, ये टूट गया, आयन में टूट गया, तो H प्लस आयन बाहर हो गया और बाकी CH3 COO माइनस है ना, ये आगे वाला ये माइनस अलग हो गया, H प्लस अलग हो गया। तो पहला यानी कौन सा, अम्लीय गुण। तो याद रख लीजिएगा कि जब एसिटिक अम्ल को जल में डाला जाता है तो यह जल से आयनित होकर या जल में आयनित होकर H प्लस आयन देता है, जिसके कारण यह नीले लिटमस विलयन को क्या करता है, लाल कर देता है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। दूसरा गुण आता है इसका एस्टरीकरण, ठीक है, या एस्टरीफिकेशन। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है कि जब हम एसिटिक अम्ल को है ना या एथेनोइक अम्ल को अगर एथिल एल्कोहल यानी शराब के साथ मिलाकर, ठीक है, मिलाया जाए और उसमें किसकी उपस्थिति हो, तो याद रखिएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, है ना। फिर से सुनिए, यानी जब एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल की क्रिया है ना सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है, तो याद रखिएगा ना, क्या याद रखना है कि जब एसिटिक अम्ल और साथ ही साथ आपका एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया या क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर, ठीक है, एथिल एसीटेट तथा जल का निर्माण होता है। इतना बात आपको याद रखना है। फिर से सुनिएगा कि जब हम एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर कराते हैं, है ना, क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, तो एथिल एसीटेट तथा जल का निर्माण होता है। बात समझ में आ गया। चलिए, अब इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी एस्टरीकरण कहते हैं। तो आपको याद हो चुका होगा कि जब एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो एथिल एसीटेट तथा जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ही एस्टरीकरण कहते हैं। समझ में आ गया। देखिए, अब जो एस्टरीकरण अभिक्रिया में जो एथिल एसीटेट बन रहा है ना, उसे हम एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे एस्टर कहते हैं। याद रखिएगा कि एथिल एसीटेट जो बन रहा था उसे ही हम एस्टर कहते हैं। अब हम इसको फार्मूले के रूप में देखते हैं, यानी केमिकल फार्मूला कह लीजिए, एक केमिकल रिएक्शन कह लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, एसिटिक अम्ल, जैसे मैं आप देखिए इसका मैं जो हिंदी में लिखा हूं ना, इसको आप चेंज करते हैं। देखिए, एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH है ना, इसको जो है कि मिलाना है एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH के साथ, किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो H2SO4 इसकी उपस्थिति में जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो, है ना, इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बताया मैंने कि एथिल एसीटेट तथा जल का निर्माण होता है। तो मैं यहाँ पे पहले जल बना देता हूँ H2O। ठीक है, तब ये जल बन चुका है। अब यहाँ से आप H2O इसमें से निकालिएगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से एक H और ये O निकल गया। देखिए ये OH और यहाँ से H निकल गया, तो H दो हो गए और एक O हो गया, तो H2O निकल गया। बाकी जो बचा हुआ है वही आपको लिख देना है, CH3COO और यहाँ पे C2H5 है ना, CH3COO C2H5 यही आपका एथिल एसीटेट। क्या है ये आपका एथिल, ये आपका एथिल एसीटेट। अब जो ये एथिल एसीटेट है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से एस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। याद रखिएगा। फिर ठीक है, अगर इसी एस्टर का प्रयोग करके साबुन भी बनाया जाता है ना, इसी एस्टर का प्रयोग करके साबुन भी बनाया जाता है। ठीक है, आई बात समझिए। याद रखिएगा कि इसी एस्टर का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है, तो आपका साबुन भी बनाया जाता है। ठीक है, तो जब साबुन मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो चीजें यही आपको सिखाऊंगा कि आखिर में एस्टर की मदद से कैसे साबुन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एस्टरीकरण अभिक्रिया
क्या होती हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस साबुन बनाने की जो विधि है ना CH3COO-C2H5 मैंने बोला कि एस्टर की मदद से साबुन बनाया जाता है। तो चलिए मैं यहीं पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूं, ताकि आने वाले जब साबुन पढ़ाऊंगा ना उसमें आपको थोड़ा कम समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो CH3 है ना, CH3 है और COO-C2H5, ठीक है। इस एस्टर को क्या किया जाता है कि किसी अम्ल या क्षार के, है ना, ध्यान रखिएगा कि एस्टर को क्या किया जाता है कि किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, है ना, एस्टर के साथ क्या किया जाता है कि अम्ल लिया जाता है और क्षार लिया जाता है और उसकी उपस्थिति में, ठीक है, क्या किया जाता है कि अभिक्रिया कराया जाता है। क्या किया जाता है, फिर से इसकी अभिक्रिया कराया जाता है। तो जब अभिक्रिया कराया जाता है तो एथिल अल्कोहल बनता है, यानी शराब बनता है और एस्टर का लवण बनता है, ठीक है। याद रखिएगा कि शराब बनता है और एस्टर का लवण बनता है। तो जो एस्टर का लवण है ना वही साबुन होता है, और जो ये अभिक्रिया कराई जाती है उस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है CH3COO-C2H5, जो यानी जो एस्टर है ना, इस एस्टर में क्या किया जाता है कि मैंने बोला कि अम्ल या क्षार, तो देखिए कोई भी अम्ल ले लीजिए। अगर मैं ये अम्ल क्षार लेता हूं NaOH, ठीक है, ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है पहले, तो C2H5OH बनता है और इनके अलावा क्या बनता है, तो एसीटेट लवण बनता है ना, एसीटेट लवण बनता है। अब देखिए एसीटेट लवण C2H5OH निकाल दीजिए, यहाँ से C2 निकल गया, यहाँ से C2H5 निकल गया, पूरा यहाँ पे बन गया OH, यहाँ से O और यहाँ से एक H निकल गया, है ना। तो आप देखोगे कि अब आपको क्या मिलेगा। तो देखिएगा कॉन्सेप्ट, देखिएगा समझिएगा, एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे CH3COO है ना, तो ये पूरा लिख दूंगा यहाँ पे CH3COO, देखिएगा, और C2H5OH, देखिए C2H5 यहाँ से और यहाँ से OH ले लिया है ना, ये OH ले लिया यहाँ पे, तो ये बन गया ये, ठीक है, ये एथिल अल्कोहल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, CH3COO और यहाँ पे बचा है Na, तो CH3COO तो यही क्या है आपका, है ना, एथिल, ठीक है, एथिल, ठीक है, या मैं ऐसे लेता हूँ एस्टर लवण, क्या है ये, तो आपका एस्टर लवण या एसीटेट, है ना, एसीटेट ये लवण है। और जिसे हम क्या कहते हैं एक सिंपल वे में साबुन, यानी जब हम साबुन बनाएंगे तो इसी प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे और इस प्रक्रिया का प्रयोग करने के लिए इसे कहा जाता है साबुनीकरण। तो आप क्या नोट करोगे नीचे करके कि जब एस्टर को यानी एथिल एसीटेट को, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जब इसको रखा जाता है या उनसे अभिक्रिया कराया जाता है तो C2H5 यानी एथिल अल्कोहल तथा एसीटेट लवण का निर्माण होता है, ठीक है। तो बस यही था एस्टरीकरण। तो ये आप जब बनाओगे तो नीचे लिख लीजिएगा, इस विधि का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है और इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, है ना। ये था एस्टरीकरण और ये अभिक्रिया क्या हो गई, साबुनीकरण। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, साबुनीकरण क्या है कि जब एस्टर को अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो एथिल अल्कोहल और एसीटेट लवण का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, है ना। इसका उपयोग जो है कि साबुन बनाने में किया जाता है। कंप्लीट हो गया, बस इतना ही आपका है एस्टरीकरण, ये पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये अम्लीय गुण और एस्टरीकरण दो कंप्लीट हो गया। तीसरा गुण यही है कि यदि हम एसिटिक अम्ल का कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या होता है। तो देखिए जब हम एसिटिक अम्ल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो एसीटेट लवण का निर्माण होता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। ये बात आपको याद रखना है। तो लिखना क्या है कि जब हम एसिटिक अम्ल को कार्बोनेट व
बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एसीटेट लवण का निर्माण होता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यही बात आपको लिखना है। लिखने के बाद ये देखिए एक समीकरण मैंने क्या किया है, ये पहले कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराया है। कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। उसके बाद मैंने बाइकार्बोनेट के साथ कराया है NaHCO3। अगर मैं इसको बात करूं रियल नाम तो ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या है ये? सोडियम, लिख देता हूं Na2CO3 को क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। आई बात समझ में? और नीचे वाला है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब एसिटिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट यानी कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो ठीक है, ये एसीटेट लवण, ये क्या है? एसीटेट लवण। अभी इसके पीछे मैंने बताया था एस्टरीकरण में, है ना, ये है एसीटेट लवण और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और ये H2O है। तो देखिएगा, अब ध्यान से देखिए, इसका अभिक्रिया कराओगे तो CH3COONA है ना, एसीटेट लवण का निर्माण होगा। तब देखिए क्या ये समीकरण संतुलित है? अगर ये संतुलित नहीं है तो हम इसको संतुलित करेंगे। देखिए यहाँ पे Na2 है और यहाँ पे Na1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब कार्बन कितने हो गए? तो यहाँ पे कार्बन 2 और ये 2, 4 हो गया टोटल कार्बन, और यहाँ पे 5 हो गया। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? तो देखिए यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? 1 है। ध्यान से देखिएगा, 1 कार्बन है और यहाँ पे कितने? 1 और 1 यानी 3 कार्बन है टोटल लेफ्ट साइड। तो यहाँ भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1 कार्बन 2 और 2 में 2 से करेंगे 2 दूना 4 और 1 5। ठीक है, अब चेक कर लीजिए कि 5 हो गए, उधर भी कार्बन 5 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 दूना 6 और 2 8 हो गया। इधर कितने हैं? 3 दूना 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, अब चलिए ऑक्सीजन चेक करता हूँ। ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है ना, तो ये देखिए 1 और 2, तो यहाँ पे करेंगे 2 से तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 7 है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 और 1 3 यानी 7। ये संतुलित हो गया। चलिए अब देखिए नीचे, अगर मैं इसको बाइकार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया कराता हूं तो क्या होता है? सेम यही एसीटेट लवण बनेगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब इसको हम संतुलित कर लेते हैं। देखिएगा, CH3COO ठीक है, यहाँ से Na आया है। ठीक है, तो यहाँ से H2 और वहां से O, देखिए ये तो पूरा संतुलित है, ये सब संतुलित है, इसमें कोई भी हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा कि एसीटेट लवण का सूत्र क्या होता है? CH3COO। अब आप Na लगाए हैं, यानी मैंने सोडियम वाला लिया है इसलिए Na लगा है। अगर पोटेशियम लेंगे तो K लगेगा। बात क्लियर होगी? चलिए देखिए, तो ये था हमारा 3 रासायनिक गुण। पहला अम्लीय गुण मैंने बताया, दूसरा एस्टरीकरण क्या है, तीसरा कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ है। तो देखिए, सबसे पहला उपयोग यही है कि एसिटिक अम्ल का ना अचार में सिरके के रूप में किया जाता है ना। अचार में सिरके के अंदर जो है कि एसिटिक अम्ल होता है, तो अचार में जो हम एसिटिक अम्ल डालते हैं ना सिरके के रूप में, तो उसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है। दूसरा, कागज, रंग, रेशम है ना। कागज बनाने में, रंग बनाने में और रेशम बनाने में भी, यानी उद्योग जहाँ पे उत्पन्न होता है, बनाया जाता है कंपनियों में, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है एसिटिक अम्ल का। तीसरा देखिए, रबड़ के स्कंदन में, यानी जो रबड़ होता है, रबड़ को भी बनाया जाता है ना, तो उसके अंदर भी एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चौथा है औषधियाँ बनाने में, यानी अगर औषधि बनाया जाता है, मेडिकल में भी इसकी जरूरत होती है, जब मेडिसिन वगैरह बनाया जाता है तो वहाँ भी एसिटिक अम्ल की जरूरत होती है। ठीक है, पांचवा है इसका प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में, लैब में सफेदा या एसीटेट
लवण के रूप में या एसीटोन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ये टोटल 5 के 5 आपको उपयोग याद रखना है एसिटिक अम्ल का, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये पूरा एसिटिक अम्ल यानी एथेनोइक अम्ल पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पढ़ा दूंगा साबुन कैसे बनता है, कैसे कपड़े साफ होते हैं, ये पूरा डिटेल्स। उसके बाद ये पूरा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।